श्रोताओं नमस्कार। एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। ये आज़ादी ना तो हमें तोहफे में मिली और ना ही खैरात में। इसे हासिल करने के लिए एक लंबा संघर्ष, लंबी जद्दोजहद करनी पड़ी थी, कुर्बानियां देनी पड़ी थी। 15 अगस्त 2022 को हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे, जिसका जश्न 75 सप्ताह पहले ही शुरू हो चुका है। और जश्न के सिलसिले के तहत देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर शहीदों को याद किया जा रहा है, देश की उपलब्धियों का जश्न मनाया जा रहा है। और इस जश्न का नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव। 12 मार्च को शुरू किया गया 75 हफ्ते का ये सिलसिला 15 अगस्त 2022 तक चलेगा और उसके आगे भी, क्योंकि स्वतंत्रता का उत्साह, संघर्ष की कहानियां, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, स्वदेश प्रेम का जज्बा जो हम सभी को भारतीय होने का फख्र महसूस कराती है, ये भावनाएं ना तो कभी कम होती हैं और ना ही फीकी पड़ती हैं। जम्मू में इस महोत्सव की शुरुआत बगूना राजेंद्रपुरा से की गई। जी हां, बगूना वो पावन धरती जहां सेवियर ऑफ कश्मीर कहलाने वाले शहीद ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का जन्म हुआ था। हमारा आज का ये कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। फोन लाइन पर हमारे साथ चंद ऐसी हस्तियां जुड़ी हुई हैं जिनका ब्रिगेडियर साहब के साथ मिलने, उनके साथ काम करने और उनके शाना बशाना रहकर उस संघर्ष को जीने का अनुभव है, जिसकी वजह से उन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर का रक्षक कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड गोवर्धन सिंह जम्वाल जी से, जो कि स्वयं उस युद्ध में शामिल थे और महाराजा हरि सिंह की फौज में, सेना में शामिल थे। प्रोग्राम में जम्वाल साहब आपका स्वागत है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत राजेंद्रपुरा से होना, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी द्वारा ब्रिगेडियर साहब की बेटी को चरण स्पर्श करना, कितना बड़ा संदेश है हम सभी के लिए, विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए। कितना जरूरी है इस बात को समझना कि जम्मू कश्मीर जो आज भारत का अटूट अंग है, उसमें ब्रिगेडियर साहब की क्या भूमिका रही। जम्वाल साहब, आपने ठीक कहा। ये आजादी का अमृत महोत्सव जो अभी मना रहे हैं पूरे देश में जी, हमारी रियासत डोगरों की एक बहादुरों की रियासत है। इन्होंने वो कारनामे किए हैं, हमारे गुलाब सिंह और जनरल जोरावर सिंह से लेकर के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह तक। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हमें भी सिखा दिया कि बहादुरों की कैसे इज्जत की जाती है। तो ये बहुत अच्छा लगा और मैं आपका रेडियो का भी बड़ा मशहूर हूँ। एज ए लास्ट जनरल ऑफ महाराजा हरि सिंह फोर्सेस आयु है। उस दिन जब पाकिस्तान ने हमला किया तो मैं श्रीनगर में था। कुछ दिन पहले ब्रिगेडियर साहब हमें ट्रेनिंग स्कूल में देखने आए थे। हमारी ट्रेनिंग का उन्होंने मुआयना किया और 22 तारीख को जब ये पता लगा कि हमला हो गया है कश्मीर में, तो उस वक्त इतना अमन था कि पता ही नहीं लग रहा था कि कहीं दुनिया में कुछ हो रहा है। जी हाँ, जम्मू में पाकिस्तान ने बॉर्डर रेड शुरू कर दिए थे और पूरे लखनपुर से लेकर के दिम्बर तक और आगे तक भी सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक आग लगा दी थी उन्होंने जी। लेकिन डोगरे बहादुर गांव बेशक छोड़ के पीछे जाते, कोई ना कोई घर में रहता। पाकिस्तान ने इसलिए रेड किए, इतनी बत्तियां जलाई, इतना फायर किया हमारे गांव पर। मैं भी गया वहां पर। 10 सितंबर को मैं अपने गांव सुचानी में था जी। मेरे घर पर इतना फायर किया पाकिस्तानियों ने आके, सामने पहाड़ियों से अखनूर तक, भिम्बर तक, ताकि लोग भाग जाएं डर के। हमारे डोगरा भागने वाले तो थे नहीं और राफेल हमारे पास बहुत थे, खड़े हो जाते, कोई नुकसान नहीं होने दिया जम्मू में जी। लेकिन इस वास्ते सिचुएशन खराब हो गई जी। अगर वो लड़ाई होती और वो अगर नहीं हिंदुओं को मारते तो पाकिस्तान एक हफ्ता भी वहां से आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि फौज जम्मू कश्मीर पलटन बहुत आला पलटन थी। जी जम्वाल साहब, हम ये जो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसमें ये जो 75 हफ्ते चलने वाली गतिविधियां हैं, उसमें हम शहीदों को याद कर रहे हैं, उन वीर सैनिकों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। तो मैं चाहूँगा कि आज आप
आप हमारे श्रोताओं को, खास तौर पर नई पीढ़ी को, नए युवाओं को ये बताएं कि ब्रिगेडियर साहब को क्यों सेवियर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, क्यों उन्हें कश्मीर का रक्षक कहा जाता है। ये आजादी का अमृत महोत्सव जो अभी मना रहे हैं पूरे देश में, जी, जब मोदी जी ने वहाँ साबरमती आश्रम में वो कर रहे थे, तो उसी समय हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी राजेंद्रपुरा में ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के बारे में यहाँ पर महोत्सव शुरू कर रहे थे जी। और वाकई उन्होंने उनकी फैमिली दिल्ली से बुलवाई थी जी। और उनकी बेटी को साथ, उनके दामाद को और उनके एक ग्रैंडसन को साथ रखा और उनके उसके पांव छुए पूरी दुनिया ने देखे। जी हाँ, एलजी द्वारा ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की बेटी के पांव छूना इस बात का जीता जागता सबूत है कि देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले कितने पूजनीय, कितने आदरणीय और कितने अहम होते हैं हम सब के लिए। लेकिन बड़ी बार हमारे जब नौजवानों को अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों, इतने महान सैनिकों, वीरों के बारे में जब नहीं पता होता, तो दुख होता है ये जानकर कि जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए, उनके बारे में हम भूलते जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आज हमारे साथ आप हैं तो वो कहानी हमारे सुनने वालों के साथ ज़रा साझा कीजिए। इसकी कहानी लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये सोचिए कि एकदम जब हमला हो गया, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और 100 बहादुर डोगरा जवानों ने पाकिस्तान को 4 दिन रोक के रखा, जब तक इंडियन आर्मी लैंड नहीं होकर के बारामूला नहीं पहुंची। तो हमें बड़ा गर्व है। हम चाहते हैं कि ये बातें हम अपनी नई पीढ़ियों को बताएं। बहुत अच्छा रेडियो का प्रोग्राम है, तो आपने बहुत अच्छा सोचा है लोगों तक बात पहुंचाने का। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस कार्यक्रम के आखिर में हम फिर से आपसे बात करेंगे। और इस समय फिलहाल नरसिंह देव जम्वाल साहब इंतज़ार कर रहे हैं। हमने उनसे समय लिया है बात करने के लिए और वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने समय दिया है। नरसिंह देव जम्वाल साहब, जो कि डुग्गर के इतिहास और साहित्य में एक जाना पहचाना नाम है, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित एनडी जम्वाल साहब के लिखे गीत और 48 किताबें अपने आप में हमारे इतिहास, संस्कृति, समाजी परिवेश, परंपराओं और नैतिक मूल्यों का आईना है। पर इसके साथ साथ 1947 में पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर पर किए गए कबायली हमले को नाकाम बनाने में नरसिंह देव जम्वाल ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के संघर्ष में भी शामिल थे। जम्वाल साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आज का हमारा प्रोग्राम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को समर्पित है, तो उनके योगदान के बारे में जिक्र कीजिए, क्योंकि आप उनके शाना बशाना थे, उसमें आप शामिल थे उस पूरी कार्रवाई में जब कश्मीर को बचाया गया कबायलियों से। तो मैं चाहूँगा कि आज इस कार्यक्रम के जरिए अपना अनुभव जो है वो आप साझा करें। मैं अपनी बात करने से पहले आपको उस परिदृश्य से थोड़ा सा पहचान करवा दूं कि 46 में ये थोड़ी बहुत छुटपुट बॉर्डर से पार की जो इंटरनेशनल बॉर्डर था हमारा, तो वहाँ कुछ थोड़ा थोड़ा झपटे वगैरह शुरू हो गई थी। इसलिए 2 बटालियन बॉर्डर पर पहले ही तैनात कर दी गई थी जी। उसके बाद 47 में जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये हुआ, बाकायदा ऐलान हो गया, तो उस वक्त हमारी जो पलटन थी वो पुंछ में थोड़ी ज्यादा गड़बड़ होने लगी, तो हम जम्मू से पुंछ के लिए रवाना हुए जी। 47 में हो गया था फैसला कि पोर जैक को वहां से हटा दिया जाए और उसको टेक अप करने के लिए फर्स्ट जैक को मूव करना था। तो हमारी एडवांस से एक कंपनी वो चार्ज लेने के लिए मुजफ्फराबाद के लिए चली गई पुंछ से जी, लेकिन वो टेक अप नहीं किया गया, 4 जैक वहीं रही और हमारी जो कंपनी चार्ज लेने के लिए गई थी वो
हिज हाइनेस ने वहीं रोक ली, जी श्रीनगर में ही। जी हाँ उसी दौरान में कमीशन के लिए मैं पुंछ से, मैं फर्स्ट जैक पुंछ थी, तो मैं पुंछ से श्रीनगर फाइनल सिलेक्शन के लिए गया। जब हम श्रीनगर पहुंचे तो नेक्स्ट डे 22 को हमारी इंटरव्यू थी हिज हाइनेस के साथ। 21 को ये हमला हो गया। तो शाम को हम 22 को तो वहाँ, चूंकि पूरा बॉर्डर जो है सारी बटालियन बॉर्डर पर लग चुकी थी ऑलरेडी, तो वहाँ बदामी बाग छावनी में भी कोई इतनी ज्यादा नफरी थी नहीं, लेकिन एक सॉलिड नफरी उनके पास जो थी वो हमारी कंपनी थी फर्स्ट जैक की, जी जो पैलेस गार्ड में थी। तो महाराज साहब ने कहा कि वो एक सेक्शन जहाँ छोड़ दो तो बाकी कंपनी जो है ले जाओ। तो वो उस कंटिजेंट में वो जो 80-90 के करीब जो कंटिजेंट गया है जहाँ से 22 को जिसने मूव किया है, उसमें मैक्सिमम 50 आदमी फर्स्ट जैक के थे जी हमारी कंपनी के। उस इकट्ठे करके तकरीबन 80-90 के करीब हम शाम को यहाँ से मार्च करते हैं। वहाँ थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। हमने कोई 6 बजे के करीब श्रीनगर से मार्च किया है। अब ये उनकी बदकिस्मती समझिए, जो उन्होंने वहाँ मुजफ्फराबाद में जो लूट शूट खसूट जो की थी, जी तो वो उसी में लगे थे। लेकिन कुछ लोग जो बच के निकल पाए, वो हमें जब हम उड़ी से आगे मार्च किया तो वो हमें चिनारी के करीब कोई 10-12 टांगे मिल गए। और चिनारी के जो लोकल्स थे उन्होंने टांगे रोक के तो उनको लूटना शुरू कर दिया था। तो फिर सबसे पहले तो वहीं शुरू हो गया, उनको क्लियर किया, वो भागे। जब वो भागे तो उन टांगे वालों को, उन रिफ्यूजी से हमें पता चला कि मुजफ्फराबाद को फाल हो चुका है। जी मुजफ्फराबाद में कोई फौज कोई कुछ नहीं है, वो खत्म हो गया। वहां से फिर हम वो जो मुजफ्फराबाद जाने वाला प्रोग्राम था वो खत्म हुआ। फिर हम इस ढंग से चले कि पता नहीं किस मोड़ पे दुश्मन के साथ हमारा टाकरा हो जाए। जी तो फिर हमारा जो मूव हुआ वो उस ढंग से हुआ। तो तब वो आगे बढ़ के गढ़ी पहुंच चुके थे। गढ़ी टाउन को वो आग लगा चुके थे, लूटपाट शुरू हो गई थी। वो हमें जब सामने से दिखाई दिया तो ब्रिगेडियर साहब ने वहीं गाड़ियां रोक दी। तो एक गाड़ी रुकी तो दूसरी को पीछे के आने के लिए कोई जगह ही नहीं है। वहां से पहला टाकरा जो हुआ उनके साथ वही हुआ और कैप्टन प्रीत सिंह वहीं जख्मी हुए। लेकिन जख्मी होते ही उन्होंने वहां से जो गाड़ी मिली उनको, वो पीछे रियर हेडक्वार्टर में ब्रिगेडियर साहब के पास पहुंच गए। जी और ब्रिगेडियर साहब के पास पहुंचने के बाद फिर जब उन्होंने उनको बताया कि वो तो थाउजेंड्स में है, और जब उनकी गाड़ियां रुक गई, उन्होंने भी पीछे से वो सारा गाड़ियों से उतर के उन्होंने पहाड़ी को कवर करना शुरू कर दिया। जी तो तभी पता चला कि ये तो इतना आसान काम नहीं है, ये तो हजारों के साथ बात है। और जी जब हम थोड़े ही आगे पहुंचे तो हम पर भी फायर हो गया। जी जब फायर हुआ तो ये था कि एक नाला आता है जो हाजी पीर की तरफ से, जी जो पुंछ की साइड से झेलम की तरफ आता है, वो हम उसी नाले से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू किया। जी और हमारा फायर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया था। तो ये 3.5-4 घंटे जो उनको वहां रोका गया, और ब्रिगेडियर साहब को वो टाइम मिल गया कि उन्होंने उड़ी का वो ब्रिज जो था उसको तोड़ दिया था। उसके लिए 2 दिन उनको और वहां रुकना पड़ा। आज भी वो रिकलेक्ट जब करता हूँ तो मुझे पता है कि पीछे क्या हुआ होगा, जी कैसे बचे होंगे, क्योंकि हमने उसके बाद भी उड़ी गए हैं। उनका वो स्मारक जब बनाया है तो
उसके साथ भी शामिल था। फिर उसके बाद हमने उसमें लिखा भी बहुत कुछ है। जमवाल तो साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के ये ढेर सारी जानकारी जो हमारे साथ, हमारे सुनने वालों के साथ साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो श्रोताओं, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल अजय कुमार रैना, सेवा मेडल, डुग्गर प्रांत के सपूत, जिनका ताल्लुक बेसिकली राजौरी जिले के सुंदरबनी इलाके से है। सैन्य इतिहासकार हैं। अभी तक 12 किताबें वे लिख चुके हैं, जिनमें से 5 किताबें तो 1947-48 के जो कबायली हमले और सैन्य संघर्ष के विभिन्न भौगोलिक पहलुओं पर हैं। कर्नल साहब, आपका स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के बारे में। तो आप इस मौके पर किस तरह से अपने लेखन के अनुभव और जनरल अनुभव किस तरह से साझा करना चाहते हैं हमारे सुनने वालों के साथ? देखिए जी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो उस टाइम चीफ ऑफ स्टाफ थे जे&के स्टेट फोर्सेस के, जी उनका जो एक्शन है वो, अगर एक सिंगल पॉइंट अगर हम बात करते हैं कि कश्मीर को किसने बचाया, जी तो उसमें कोई डिबेट का इशू ही नहीं बनता जब उनका नाम आता है। जिन लोगों को उनके बारे में पता है, जैसे कि मैंने उनके बारे में काफी लिखा है। जी आप देखिए कि जो पाकिस्तान का प्लान था, क्या हुआ था कि ये ब्रिटिश का प्लान था। पाकिस्तान तो अभी आजाद हुआ ही था 14 अगस्त को 47 को, 18 अगस्त 47 को ब्रिटिश का जो आर्मी चीफ, उनका जो ब्रिटिश आर्मी चीफ था, हमारा भी चीफ जो था ब्रिटिश थे सारे तीनों जी, चीफ, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनके भी। जी हाँ, उसका एक सीक्रेट लिखा हुआ लेटर गया था कि कैसे कैसे जे&के में हमला करना है। जी जो देश 4 दिन पहले आजाद हुआ हो, उसको तो अपनी होश ही नहीं होती, तो हम समझ जी। सकते हैं। आजाद तो क्या वजूद में आया था, पाकिस्तान हाँ, तो वो नेवर पैदा ही हुआ एग्जिस्टेड था। बिफोर दैट। या जी जी पैदा हुआ था, उसके फंड्स, उसकी आर्मी अभी चेंज इधर से उधर जानी थी, सब कुछ टर्मोइल में था। बट जी। ब्रिटिश ने पहले ही 2-3 साल पहले का प्लान था उनका। जी गिलगित की इंपॉर्टेंस थी, वो भी उनका रीजन था। तो अभी आप देखिए कि 15 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह को खबर आनी शुरू हुई कि मुजफ्फराबाद के सामने, जी जहाँ पे बॉर्डर था इंडिया जे&के स्टेट का, उसके सामने मनशेरा करके जगह है, कि मनशेरा में बहुत सारे कबायली इकट्ठे हो रहे हैं। जी ये जो रिफ्यूजी वहां से आ रहे थे, हिंदू और सिख, जी वो जिनको वहां मारा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, उन्होंने कहा कि वहां बड़ा कुछ हो रहा है और वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम 2-3 दिन के अंदर कश्मीर को फतेह करेंगे। जी हाँ, महाराजा ने उस टाइम एकदम चिट्ठी लिखी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को, ब्रिटिश गवर्नर जनरल को, पाकिस्तान के पीएम को और जिन्ना साहब को। तो उन्होंने आगे से किसी ने जवाब ही नहीं दिया। जिन्ना साहब का जवाब आया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक ठाक है, आप अपना प्रधानमंत्री हमारे पास भेजिए, हम बैठ के सब मसला सुलझा लेंगे। जी लेकिन 3 दिन के बाद 19 तारीख को सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स जो कि जे&के में थे, जो महाराजा के एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जो छुट्टी पे आए हुए थे, जो घूमने आए हुए थे, उन सबको एकदम ऑर्डर आया जी कि आप जे&के छोड़ के निकल जाइए। तो जी बेसिकली हम समझ सकते हैं कि किसका प्लान था। जी हाँ, 20 तारीख को मुजफ्फराबाद में एक 4 जैक बटालियन थी, जी जो आज 4 जैक रिफ है, उस टाइम उसको बोलते थे 4 जम्मू एंड कश्मीर इन्फेंट्री। जी हाँ, वो वर्ल्ड वार 1 और 2 की बहुत मशहूर, जनरल जोरावर सिंह जो हमारे एक लेजेंड हैं, डोगरा लेजेंड, जी। उनकी बनाई हुई बटालियन थी वो। जी हाँ, उनके जो सीओ साहब थे, कर्नल समयाल साहब, नारायण सिंह समयाल, उनको बोला गया, ये फीड दी गई, भाई एक तो आपके सामने काफी जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, जी और दूसरा ये भी सुनने में आया था कि इस बटालियन में 2 कंपनी जो थी वो मुस्लिम्स की थी, 2 जो थी वो हिंदू सिख प्योर कंपनी। 2 कंपनियां जो इनकी हिंदू और सिख डोमिनेटेड थी, वो मुजफ्फराबाद में डिप्लॉयड नहीं थी। जी। एक साउथ में पुंछ की तरफ कोहाला ब्रिज है बड़ा फेमस, जहां नेहरू साहब को अरेस्ट किया गया था 46 में, वहां पे डिप्लॉयड थी, और एक कुपवाड़ा में थी। जी मुजफ्फराबाद दुमेल इलाका जो है, वहाँ पे दोनों जो मेन कंपोनेंट था वो मुस्लिम कंपोनेंट था, और रेजिमेंट बटालियन का हेडक्वार्टर वहाँ पे था दुमेल में। जी तो उनको ये भी खबर आई थी कि भाई पाकिस्तान से लोग रात को आते हैं और वो आपके ऑफिसर्स से मिल रहे हैं, कुछ गड़बड़ होने वाली है। जी तो 21 तारीख को रात को जो 2 कंपनियां लगी हुई थी, लोहारा गली थी वहाँ पे मुजफ्फराबाद के वेस्ट में बॉर्डर पे, और रामकोट था, उसके जी। पीछे वो आए, उनको वेलकम किया गया, कोई फाइट नहीं हुई। अदरवाइज 4 जैकरिफ की ऐसी रेपुटेशन थी, अगर लड़ने पे आती और उस लोकेशन में जहां उनको आपस में मिलाप हुआ है, वहां पे पाकिस्तानी 6000 आए थे, 10,000 भी आते वो निकल नहीं सकते थे। जी लेकिन इन लोगों ने उनका वेलकम कर दिया, गेट खोल दिया। उन्होंने आके 21 तारीख की रात को जो सबको सोते सोते ही खत्म कर दिया। और महाराजा ने अभी देखो, महाराजा जी भी सोच रहे थे कि मैं कैसे अपने चीफ ऑफ स्टाफ को बोलूं कि जी। आप फ्रंट लाइन में जाके लड़ो, जी हाँ, और जबकि श्रीनगर में सब कुछ मिला के 100 भी लोग नहीं थे जी लड़ने हाँ, के लिए जी। अवेलेबल। तो महाराजा ने खुद यूनिफॉर्म पहनी और उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ लड़ने के लिए। जी तो नेचुरली ब्रिगेडियर इंदिरा साहब ने बोला, आप कैसे जाएंगे, पहले मैं जिंदा हूँ, पहले मैं लड़ूंगा, आप जी। इधर बैठिए, आप दिल्ली से बात कीजिए, अपनी मदद मंगवाइए आर्मी, मैं देखता हूँ। बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, गाड़ियां नहीं थी, पाकिस्तान ने ब्लॉकेट लगाया हुआ था, पेट्रोल डीजल नहीं था श्रीनगर में उस दिन। जी इन्होंने जो भी गाड़ियां इकट्ठी की, कुछ सिविल कुछ अपनी करके, ये लोग रात को 12 बजे के आसपास बारामूला पहुंचे। फिर ये वहां रुके नहीं, ये आगे चले गए उरी में। उरी में तो और पैनिक था, वो उरी में इन्होंने फिर मीटिंग की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। 23 तारीख को सुबह ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की 2 प्लाटून, वो भी पूरी नहीं थी, जस्ट वो 40-45 लोग लेके वो अभी आगे जाते हैं एक जगह जिसका नाम गढ़ी है। जी दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है कि किसी एक इंडिपेंडेंट कंट्री का
चीफ ऑफ स्टाफ, जैसे आज हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, अब उस जनरल रावत साहब से उनकी तुलना कीजिए कि वो 40, 45, 50, 60 लोग लेके फ्रंट लाइन पे खुद बंदूक उठा के दुश्मन का मुकाबला कर रहा है। कश्मीर बचा है तो अगले 4 दिन की लड़ाई में, जहाँ पे 100 लोगों ने 6000 इन्वेडर्स को रोक के रखा। जी। महाराजा हरि सिंह का जो ऑर्डर आया था उस पर लिखा था कि आप कश्मीर को बचाएंगे लास्ट मैन लास्ट बुलेट पे। जी। तो ये एक महान लोग हैं जो कई सदियों में एक बार कभी जनरल जोरावर सिंह पैदा हुए तो कभी वीरेंद्र सिंह पैदा हुए, उनको देश का पुरस्कार है वीरता का महावीर चक्र मिला। जी। अगर J&K बचा, वो खास करके कश्मीर बचा, जी, तो ये ब्रिगेडियर जिंद्रा सिंह के कारण ही बचा। तभी तो उन्हें सेवियर ऑफ कश्मीर कहा, ये खिताब दिया। बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बताता चलूं, एक आप श्रोता जान के हैरान होंगे कि J&K में पहला हमला 8 और 9 अक्टूबर की रात को पुंछ में हुआ था। एक होता है रेड, जी, जो कि सितंबर महीने में शुरू हो गई थी। रेड मतलब कोई आता है आपको लूटता चला जाता है। जी, जी, तो वो पाकिस्तानी आते थे, सांबा, कठुआ, मीरपुर, यहाँ आके लूट मार करके शाम को, रात को, सुबह निकल जाते थे। जी। ये उन्होंने 2-3 महीने लगा के रखा। उसको हम हमला नहीं बोल सकते, वो एक रेड थी। जी। लेकिन हमला हम आर्मी टर्म में वो है जब कोई दुश्मन आपके इलाके में घुसता है और फिर वापस नहीं जाता, जी, वो आपकी टेरिटरी कैप्चर करके बैठ जाता है। जी हाँ। वो इंस्टांस 8 और 9 अक्टूबर की रात को पुंछ में हुआ था। एक जगह थी अर्बन पट्टन, जी, वहां से वो फिर वापस नहीं गया। कर्नल रैना, अपना कीमती वक्त निकाला आपने हमारे लिए और ढेर सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और श्रोताओं, हमारा सौभाग्य है कि इस समय हमारे साथ हैं कर्नल राजेंद्र सिंह, जो कि आजकल पुणे में सेटल्ड हैं और 1971 की लड़ाई के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। स्वयं फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने उन्हें अलंकृत किया था। और उससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पिता कर्नल पृथ्वी सिंह 22 अक्टूबर 1947 को कबायली हमले के दौरान उन डोगरा ऑफिसर्स में शामिल थे जो उड़ी में पाकिस्तानी हमलावरों को रोकने के लिए वहां पहुंचे थे। कर्नल राजेंद्र सिंह जी, आपका प्रोग्राम में स्वागत है। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे आजादी का अमृत महोत्सव में बुलाया। जी। जैसे मुझे याद है, जैसे मेरे फादर ने मुझे पूरा कुछ बताया था। जी हाँ। तो आज का, क्योंकि हमारा ये जो कार्यक्रम है ये ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को समर्पित है, क्योंकि आपके पिताजी कर्नल पृथ्वी सिंह, जिनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है कबायली हमले के दौरान देश को बचाने में, तो मैं चाहूँगा कि वो पल, वो बातें, वो यादें जो आपके पिताजी ने आपके साथ साझा की हैं, वो आप हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हमारे श्रोताओं के साथ भी साझा करें। मेरे पिताजी उस टाइम एक कैप्टन थे जो कि महाराजा हरि सिंह की बॉडीगार्ड कैवलरी के थे। जी। और महाराजा हरि सिंह जी के एडीसी थे। जब महाराजा हरि सिंह जी ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को बुलाया, जी, उनको ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि मुजफ्फराबाद में हमारा जो J&K इन्फेंट्री का प्रॉब्लम हो गया था, उनकी 2 मुस्लिम कंपनीज ने रिवोल्ट कर दिया था। जब महाराजा हरि सिंह ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को बोला कि ये लोग आ रहे हैं इस रूट के ऊपर, आपने इनको उड़ी में मेन डिफेंस लगा करके इनको रोकना है। जब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी खुद अपने डोगरा सोल्जर्स को लेकर के ये उड़ी से आगे की तरफ पहुंचे, उन्होंने मेरे फादर को बोला था कि आप अपने प्लेटून को लेके सबसे आगे जाइए जी, और आपका काम है कि उनके ऊपर मैक्सिमम डिले इम्पोज करना है। तो पापा ने क्या करा कि उन्होंने अपने जितने प्लेटून वाले बंदे थे, वो 20 से 25 लोग थे उनके पास, और उन्होंने हाइट पकड़ ली और वहां पर से पत्थरों के पीछे छुप के और ऊपर से पूरा आगे का ऑब्जर्वेशन करा, जैसे ये लोग आएंगे तो हम उनके ऊपर कैसे फायर करेंगे। जी। तो उन्होंने 2 सेक्शंस अपनी आगे लगाई और 1 सेक्शन रिजर्व में रखी थी। जी। जब दुश्मन के जो गाड़ियों में बैठ करके वो 6000 कबायली, तो जब लीडिंग गाड़ी उनकी आने लगी उस तरफ, तो मेरे फादर ने प्लेटून को बोला कि अभी फायर कोई नहीं करेगा, जब लीडिंग गाड़ी हमारे नजदीक पहुंच जाती है तब हम अपना फायरिंग शुरू करेंगे, ताकि हम उनके ऊपर मैक्सिमम अट्रिशन कर सकें। जी हाँ। अब जैसे ही वो लीडिंग गाड़ी नजदीक पहुंची और उन्होंने दबा के उनके ऊपर फायरिंग करी और काफी लोग मार गिराए। इस दौरान मेरे फादर को एक थाई में गोली लगी, जिसने उनका लेफ्ट थाई आगे वाला हिस्से को पूरा फाड़ के, वो बाद में 24 स्टिचेस लगे थे उनको। सबसे लीडिंग वाली गाड़ी उनके पास ही थी, तो फादर ने ऑर्डर करा जो रिजर्व प्लेटून है वो जा करके उस जो लीडिंग गाड़ी को कैप्चर करके और हमारी तरफ ले आए। जी। तो वो लोग जल्दी से गए नीचे और इन्होंने ऊपर से कवरिंग फायर दिया
और इन्होंने वो गाड़ी को कैप्चर करके इन लाइन इनके ले आए और फादर और बाकी प्लेटून उन्होंने बोला जो रिजर्व प्लेटून फायरिंग करते रहे, एक प्लेटून पूरा का पूरा उसके जो 2 सेक्शन थे वो मेरे साथ गाड़ी पे चले। तो वो लोग वहां पर आए गाड़ी के पास, तो जैसे ही ये पीछे मूव करे तो अपने फोर्सेस ने ही हमारे फादर की जो गाड़ी जो कैप्चर करी हुई थी जी। उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया। फादर ने अपनी वो व्हाइट वेस्ट निकाल के वो जल्दी से एक वो राइफल के ऊपर ही लगा के लहराते रहे वो कमांडर सीट से, लेकिन फिर भी उनकी फायरिंग नहीं रुकी और वो ड्राइवर को गोली लग गई जी। फादर फिर बाहर निकले क्योंकि उनको एक और भी श्रैपनल का वूंड उसी बाएं टांग पे नीचे काफ एरिया में लगा था टांग में। तो वो लंगड़ाते हुए आगे गए तो उन्होंने देखा ये अकेला आदमी है, तो वो आए, कुछ लोग उनके नजदीक फिर पहचान गए और फिर उन्होंने वो सबको वहीं पर ही करा और इवैक्यूएट करा पीछे की तरफ जी। और वो जो गाड़ी थी फादर ने उनको बोला कि इनको टायर टूर सब पे गोलियां वोलियां मार दो और ये बिल्कुल हिले ना ताकि और इम्पोज करेगा डिले। और दुनीचंद जो उनकी प्लेटून थी वो इसको ऊपर पहाड़ी से कवर करके और फायर करते रहे जी। तो इस तरीके से उनका ये मेन एक्शन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कम ऑथर्स ने इनको डिटेल्स इसकी दी है क्योंकि ज्यादातर कोई आई विटनेस नहीं था उधर जी। और ये पूरी कहानी मेरे फादर ने क्लियरली बताई थी मेरे को, मैंने पूरा रिकॉर्ड करा हुआ है। कर्नल साहब, ये जो हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, इसका मकसद ही यही है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके साथ जुड़ना, उनकी कहानियों के साथ देश को जोड़ना, नौजवान पीढ़ी को जोड़ना। उसके अलावा देश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनका बखान करना, उनका बताना लोगों को कि हमने क्या कुछ अचीव किया है, क्या कुछ हासिल किया है। तो आज क्योंकि आप हमारे श्रोताओं से मुखातिब हैं, मैं चाहूँगा कि युवा पीढ़ी के लिए आप कोई संदेश देना चाहें। हमारे जो जेएन के फोर्सेस के जो जितने जवान थे उन्होंने इतनी बहादुरी से लड़ाई करी है क्योंकि हमारी आर्मी बहुत छोटी थी जी। और पूरा पाकिस्तान कबायलीज के पीछे था और हम लोग जो डोगराज है ये इतने बहादुर हैं। हम लोगों ने अगर ये डिले इम्पोज नहीं किया होता तो श्रीनगर जाता जी। और ये हमारी बहादुरी सबसे ज्यादा अपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की है जिनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था इंडियन आर्मी ने। और इंडियन आर्मी भी एग्री करती है कि अगर हमारी ये जो 4 दिन की जो खास डिले, वैसे देखा जाए तो अप टू 26 तो 6 दिन ही हो गए, लेकिन जो 4 दिन की जो फाइटिंग थी ये सबसे ज्यादा भयानक थी जी। और अगर हमारे जो नई पीढ़ी वाले बच्चे ये अपनी कहानियां याद रखें वीरता की, वो भी ऐसे ही वीर बनेंगे और ऐसे ही दुश्मन के दांत खट्टे करेंगे हमेशा। जी। और अगर हम अपने वीरों पर, अपने स्वतंत्रता सेनानियों पर, अपने सैनिकों पर मान करेंगे तो हमारे अंदर भी वो जज्बा पैदा होगा और कोई भी ताकत दुनिया की देशवासियों को, नौजवानों को ना तो वर्गला सकेगी, ना गलत रास्ते पर डाल सकेगी और ना ही देश पर किसी तरह की कोई आंच आ सकेगी। कर्नल साहब, अपना कीमती वक्त निकालकर आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओ, एक बार फिर से हम बात करते हैं जीएस जम्वाल साहब के साथ। जम्वाल साहब, सभी ने अपने अनुभव बताए और इस बात को बड़े करीब से समझाने की कोशिश की कि किस तरह से 1947 में जब पाकिस्तानी फ़ौज द्वारा कराए गए कबायली हमले को हमने विफल किया और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने क्या और कितनी अहम भूमिका इसमें निभाई। आखिर में मेरा आपसे सवाल है, क्या संदेश आप देना चाहते हैं नौजवानों को, सरकार को, प्रशासन को, लेखकों को, साहित्यकारों को कि ब्रिगेडियर साहब के योगदान, उनकी कुर्बानी को सदा सदा के लिए आने वाली पीढ़ियों में किस तरह से जिंदा रखा जाए? आजादी के बाद हमारी ये पहली लड़ाई है और इस पहली लड़ाई के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पहले शहीद हैं जिनको मुल्क का पहला वार मेडल मिला, महावीर चक्र। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के ऊपर किताब भी अभी तक कोई नहीं लिखी गई है। स्कूलों में, हमारी यूनिवर्सिटी में आगे बच्चों तक बात पहुंचे नहीं तो उनको कुछ पता नहीं है ये रियासत कैसी। उनको वैसे सेवियर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं और गवर्नमेंट ने 1 साल उनकी सेंटिनरी बनाई थी 99 में जब करगिल वार हो रही थी जी। अच्छा किया था, लेकिन उसका भी रिकॉर्ड आगे कुछ नहीं चला। वैसे हमने राजेंद्र विहार है जम्मू की यूनिवर्सिटी मेन ऑडिटोरियम में राजेंद्र सिंह के नाम पर है,
और जिंदरपुरा उनका बहुत बड़ी स्थान है, वहीं से काम शुरू हुआ, वहाँ उनका पार्क है। वो उसको अब चाहते हैं एक बड़े म्यूजियम की, डोगरा म्यूजियम की शक्ल में बड़े। दुनिया वैष्णो देवी जब आती है देखने को तो वहाँ जाएं और वो डोगरा जनरल जोरावर सिंह से लेकर हमारे सारे बहादुर जो शहीद हुए हैं उनके नाम लिखे जाएं वहाँ। तो ये भी हमारी एक मांग रहेगी। हम चाहेंगे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी कोशिश करें ताकि हम सांबा डिस्ट्रिक्ट, जिसके हम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ब्रेव्स कहते हैं जी, वहाँ ये मेमोरियल, ये म्यूजियम बने डोगरों का, दुनिया आके देखे क्या कमाल किया है इन बच्चों ने। जी। सर, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमसे बात की, ढेर सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, वेल डन। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी छोटी सी कोशिश जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कश्मीर के रक्षक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के लिए एक श्रद्धांजलि स्वरूप थी। इसके साथ ही मैं आपका रेडियो दोस्त जगमोहन शर्मा आपसे अनुमति चाहता हूं। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी जम्मू न्यूज़, फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ जम्मू और ईमेल rnujammu@gmail.com पर भी दे सकते हैं। परिकल्पना एवं निर्देशन RK रैना का, तकनीकी सहयोग प्रणव शर्मा और प्रस्तुति आकाशवाणी जम्मू के क्षेत्रीय समाचार एकांश की।